हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो। अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक को हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने अपना कल बताया था कि 6 तरह के शॉक जो बेसल कमेटी ने रिकमेंड किए हैं और वो लोकल रेगुलेटर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वो छः शॉक्स जो इंटरेस्ट रेट्स के हैं, जो कि फ्लैटनिंग, स्टीपनिंग और पैरेलल अप, पैरेलल डाउन, इसके अलावा शॉर्ट रेट अप और शॉर्ट रेट डाउन थे। तो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक को जो एस्टिमेशन करने के लिए जो दो मेजर जो इसके एस्टिमेशन के प्रोसेस है, वो एक तो है डेल्टा नेट इंटरेस्ट इनकम, कि आपकी जो ये जो इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट वेरी कर रहे हैं या इंटरेस्ट के डिफरेंट शॉक्स जो एक्सपेक्टेड हैं आपकी इन इन एनी इकोनॉमी, वो किस तरह से आपकी अर्निंग को इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी बैंक, जैसे मैंने बताया था कि जो उसका मेजर रोल मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेके एक लॉन्ग टर्म लोनिंग करता है। और तो उस मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, या वो जो होता है कि मे बी एक फिक्स रेट लोन देगा, या एक मे बी फ्लोटिंग रेट लोन देगा, या जो टर्म डिपॉजिट्स वो ले रहा है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के, उसमें वो जो रेट दे रहा है वो चाहे फ्लोटिंग हो सकता है, फिक्स हो सकता है। और इस तरह के जो कई तरह के जो जो कम्बिनेशंस हैं बैलेंस शीट के, वो इंटरेस्ट रेट के जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिनारियोज, जो चेक सिनारियोज है, उन सिनारियोज के आने आने में जो उसकी जो अर्निंग होगी वो किस तरह इम्पैक्ट होगी, उसका जो एस्टिमेशन है उसको हम बोलते हैं डेल्टा नेट इंटरेस्ट इनकम का कितना चेंज होगा उन शॉक्स की वजह से। तो सेकंड जो इसका एस्टिमेशन होता है आईआरबीबी का, उसको हम बोलते हैं डेल्टा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, कि जो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज फ्यूचर में आने वाले हैं, जब वो इंटरेस्ट रेट्स के जब शॉक्स आएंगे, तो जब उसकी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपके जो कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका जो एस्टिमेशन है वो आपका डेल्टा ईवीई, यानी कि डेल्टा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थोड़ा टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आज जो मैं आपको जो बताऊंगा वो रिलेटेड टू डेल्टा एन आई आई रहेगा। और मैं अपनी अगली वीडियो में जो है वो डेल्टा ई बी को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो बेसिकली कैसे अराइव होती है, कि आप जो भी आप डिपॉजिट लेते हैं कस्टमर से, उस पे आपको एक इंटरेस्ट देना होता है बैंक को। मतलब उसमें एक इंटरेस्ट देना होता है आपको, जो भी आपके लेंडर होते हैं या जिसने आपको डिपॉजिट दिया होता है, और उसी डिपॉजिट बेस को लेकर आप जो है लैंडिंग करते हैं। और जो लैंडिंग का जो रेट रहता है और जो आपका डिपॉजिट का रहता है, उसका जो डिफरेंस रहता है वही आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जो आपने डिपॉजिट्स लिया कस्टमर से आपने डिपॉजिट्स लिया, उस पर सपोज करो आपने इंटरेस्ट दिया, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट आपके एक्सपेंस। तो जो आपने कस्टमर से डिपॉजिट्स लिया, उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और जो आप लोन दे रहे हैं कस्टमर्स को अपने, उसके अगर हम इंटरेस्ट को बात करें, तो ये आपकी इनकम हो गई। तो इनका जो डिफरेंस रहता है वो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम रहता है, कि डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिस इज योर नेट इंटरेस्ट इनकम। हम इस तरह समझते हैं कि जो हम जो जिस जो जिस जिन पूल ऑफ कस्टमर से हमने डिपॉजिट्स लिया है, उनको जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं। और जिन पूल ऑफ कस्टमर को हमने लोन दिया है और उनसे जब इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उसको हम इंटरेस्ट इनकम को से डिफाइन करते हैं। और जो इन दोनों का डिफरेंस रहता है वो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम रहता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं। कि जो सपोज करो कि हमने जो कस्टमर्स जिनसे हमने डिपॉजिट लिया है, उनका वेटेड एवरेज रेट उस पूल का 6% है, यानी कि 6% ऑन एन एवरेज जितने भी डिपॉजिट्स है वो हम 6% के रेट से अपने डिपॉजिटर्स को पे कर रहे हैं।
और जो हमने लोनिंग करी है, जो पूल है, उसका जो वेटेड एवरेज 9% है, जितने भी हमारी वो एसेट्स है उसका 9% हमारा यील्ड है, या उसमें हमें 9% रिटर्न मिल रहा है। तो 6% जो हमारा टोटल कॉस्ट है, 9% हमारा टोटल गेन है, तो दोनों का डिफरेंस 3% हो गया। तो 3% जो है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम जो है, इसको जब बैंक जब ग्रो करता है तो वो एक मानता है कि सपोज करो हमारी जो है बैलेंस शीट इस सर्टेन परसेंटेज से बढ़ेगी, या हमारी बैलेंस शीट कांस्टेंट रहेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पर जो हमारे मार्जिन्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। मतलब जो भी मार्जिन्स हम आज की डेट पे लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो 3% है, तो 3% के हिसाब से हमारी अगर जितनी भी हमारी ग्रोथ हो रही है, या हमारी बैलेंस शीट कांस्टेंट भी रह रही है, तो इतनी इनकम तो हमारी आने ही वाली है। मतलब अगले 1 साल के प्रोजेक्शंस में या 2 साल के प्रोजेक्शंस में। पर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक का जो एस्टिमेशन है, वो कहता है कि आपको अपनी जो इंटरेस्ट रेट जो सिनारियोज हैं, जो 6 सिनारियोज में से जो पैरेलल अप और पैरेलल डाउन जा रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने बताया था कि जो अगर हम कोई रेट एक्शन होता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और उस रेट एक्शन के बाद जो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज करो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट बढ़ाया, और उसकी वजह से रेट जो है सारे के सारे अक्रॉस द जो भी आपके यील्ड कर्व में रेट ऊपर चले गए, तो उससे आपके जो ये इंटरेस्ट इनकम पे क्या फर्क पड़ने वाला है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जो ये एस्टिमेशन होता है ये 1 ईयर के लिए करता है, मतलब करने की गाइडलाइंस है रोलिंग मंथ के ऊपर, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, और आपको 12 मंथ में वो जो अगर वो इंटरेस्ट रेट पैरेलल अप जाएंगे तो आपकी इस इंटरेस्ट इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और सिमिलरली अगर वो इंटरेस्ट नीचे जाएंगे, मतलब बिकॉज कोई रेट एक्शन हुआ है या कोई और इकोनॉमिक शॉक्स आए हैं, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे चले गए हैं पैरेलली, तो उस सिनारियोज में जो आपकी ये इनकम है इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका ही एस्टिमेशन जो होता है वो अंडर नेट डेल्टा नेट इंटरेस्ट इनकम का पर्पज है टू कैलकुलेट द IRBB। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिलिकॉन बैंक जो फेल हुआ था उसका मेन रीज़न जो IRBB था, तो उसका जो एक रीज़न था वो मेजर ये था कि जब कोविड के दौरान जब रेट बहुत ज़्यादा कट किए गए थे ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब, सारे सेंट्रल बैंक ने रेट्स कट किए थे, तो रेट जो थे वो बहुत मतलब ऑलमोस्ट 0% या 0.25 BPS में थे एडवांस इकोनॉमी के ऊपर। तो उस रेट पर जब है मतलब इस बैंक ने बहुत सारे डिपॉजिट रेज कर दिए थे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, और उन डिपॉजिट्स को उसने 30 ईयर या 20 ईयर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया था, जिसकी यील्ड उस टाइम में भी मतलब हार्डली 2 या 3% या 2.5% के आसपास वो यील्ड रही होगी। पर जैसे ही जब वो साइकिल जब पूरी हुई, और जब इन्फ्लेशन के जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा ग्लोबल इकोनॉमीज में, और जब रेट हाइक किए गए, तो जो रेट हाइक किए गए तो जो डिपॉजिट्स वो 25 BPS या 50 BPS पर रेस कर पा रहा था, उसका जो कॉस्ट था वो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक वो 2% या 2.5% चले गया। पर उसने क्या किया था, जो ऑलरेडी जो 30 ईयर्स की सिक्योरिटीज बाय करी हुई थी या 20 की सिक्योरिटीज बाय करी थी, उसको तो वो रिप्राइस नहीं कर पाया, तो उसकी यील्ड तो इंटैक्ट ही रही, 2% 2.5%, जो ओरिजिनल यील्ड थी जब टाइम ऑफ द कोविड। तो जब वो इस तरह के रेट जब डिपॉजिट्स के बढ़े, मतलब जो उसने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेस किए थे, मे बी 6 महीने के या 1 साल तक के जो डिपॉजिट रेस किए थे, जब उनके रेट बढ़े तो उसकी जो यील्ड थी वो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई, या ऑलमोस्ट उसका मार्जिन थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो जब वो मार्जिन खत्म हो गए तो उसको और कस्टमर ने हमारा डिपॉजिट जब उसने डिमांड उसने बैक किया कस्टमर से, तो उसको वो जो उसकी सिक्योरिटीज उसको बेचना पड़ा, और उसको सिक्योरिटीज बेचने में भी काफ़ी ह्यूज लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि सिस्टम में यील्ड काफ़ी ऊपर चली गई थी, और यील्ड और प्राइस का जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से जो उसने सिक्योरिटियाँ बेची उन रिटर्न्स उस पर भी नेगेटिव रिटर्न्स आया। तो इस तरह से टोटली जो सिस्टमेटिक रिस्क उस बैंक के ऊपर आ गया, और वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि एक तरफ तो उसके डिपॉजिट उससे पैसे की वापस डिमांड कर रहे थे, उसका जो मार्जिन थे वो बिल्कुल स्क्यूज हो गए थे, और जो सिक्योरिटीज उसने लॉन्ग टर्म की बाय करी थी उसके प्राइस भी बहुत नीचे आ गए थे। तो इस तरह से 3 फोर्सेस की वजह से ये जो है बैंक कोलैप्स हो गया। और ये क्लासिकल एग्जांपल था हाउ हाउ नॉट टू मैनेज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो गाइडलाइंस है जिसमें रोलिंग मंथ के ऊपर आपको अपने इस इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैलकुलेट करना होता है, और अगर आपको कोई मेजर शॉक्स दिखता है तो उसके लिए आपको नेसेसरी एक्शंस या नेसेसरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, ताकि कि आपके पास इस तरह का कोई इवेंट नहीं आए जिसमें कि आपको इन केस ऑफ सम वेरी ह्यूज काइंड ऑफ ए लॉसेस और ह्यूज काइंड ऑफ ए शॉक्स इन योर बैलेंस शीट, यू हैव टू गो फॉर लिक्विडेशंस।
इसको समझने के लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। सपोज करो एक बैंक है जिसकी की लोन बुक 120 करोड़ की है और इसके ऊपर इसको 10% की यील्ड मिल रही है ऑन एन एवरेज। और इस 120 करोड़ को इसने फंड किया है डिपॉजिट से। कैपिटल को मैं अभी टच नहीं करूंगा, मैं जिसको सिंपल थोड़ा एग्जांपल और सिंपल रखूंगा कि इसने जो 10-10 करोड़ के 12 डिपॉजिट्स लिए हैं। इसने 10-10 करोड़ के 12 डिपॉजिट्स लिए हैं और जिनका एवरेज रेट लेट सपोज 5% से लेकर और आपका 7% तक है। और इनकी मेच्योरिटी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ अप टू 12 मंथ है। तो इसने और ये जो 5 ईयर का है, तो हाइपोथेटिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंकिंग बुक में कैसे आता है। इस बैंक ने जो है 120 करोड़ की एक लोन बुक बनाई है जिसका ऑन एन एवरेज 10% का ROI है ऑन फिक्स टर्म बेसिस, और इसका टर्म जो है 5 ईयर्स का है। और इस 120 करोड़ को इसने फंड किया है 1 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अप टू 12 मंथ के डिपॉजिट से 10-10 करोड़ के। और जो इसका जो रेट है वो 5% से लेकर 7% है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं इसमें, 5.25 और जो मे बी 6% और 6.25%। अब जो इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड बैंकिंग बुक की जो गाइडलाइंस है उसमें बोलता है कि आपको जो है 2.5% यानी कि 250 BPS के ऊपर, आपको प्लस माइनस 250 BPS के ऊपर, 250 BPS के ऊपर शॉक लेकर, इंटरेस्ट रेट शॉक को लेकर अपना एक जो है NII, डेल्टा NII कंप्यूट करना है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर बैंक को देखो तो उसको ऑलमोस्ट इस पूरे ट्रांजेक्शन्स में मैं 3% से ज़्यादा का 3 से ज़्यादा का मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि इसका जो रेट इक्वली स्प्रेड ओवर है 5 to 7%। तो ये मस्ट बी गेटिंग ए 3% स्प्रेड एज ऑफ नाउ ऑन दिस पूल ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी विच हैविंग फॉर 5 ईयर्स। तो एक साल में तो इसको जो है ही मे बी हैविंग ए 3% प्लस मार्जिन। पर अगर ये 2.5% का अगर हम शॉक लेके चलें, 2.5% प्लस अगर एक साल में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाता है अक्रॉस ऑल द मैच्योरिटी पैटर्न, तो यानी कि ये जो 5% होगा ये आपका हो जाएगा 7.5%। इसी तरह जो आपका 7% के ऊपर है वो हो जाएगा आपका 9.5%। यानी कि ये जो बैंक का जो अक्रॉस द अगर टेबल, अगर जो भी इसके और भी रेट्स होंगे वो अक्रॉस द टेबल, अगर ये रेट जो है 2.5% मतलब पैरेलल अप चले गया ऑन द ऑल द मैच्योरिटी ऑन रोलिंग मंथ बेसिस, तो इस बैंक को जो है यानी कि जो इसका मार्जिन है वो 3% प्लस से एकदम एक्सक्यूज हो जाएगा। मे बी अराउंड, अगर इसको हम इससे भी माइनस करें तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब अराउंड 2% या उससे थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बैंक प्रोजेक्शंस कर रहा है कि वो 3% के मार्जिन के हिसाब से जो उसने प्लानिंग करी है अपनी अर्निंग की, दैट में गो फॉर ए हेयर, और मे बी जो है उसकी जो अर्निंग है उस नेक्स्ट 1 ईयर में वो इस पूरे लोन बुक में और डिपॉजिट फ्रेंचाइजी में मे नॉट यील्ड द इनकम विच ही इज हैविंग एज ऑफ नाउ। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट रेट के जो सिनारियोस थे, इस पे और भी मतलब और भी कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इनबिल्ड हैं जब हम इवेलुएट करते हैं डेल्टा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूँगा। तो होपफुली मैं आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इम्पैक्ट है अर्निंग के ऊपर, जिसको कि हम नेट इंटरेस्ट इनकम का डेल्टा नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, उसको बताने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको इस बारे में और कोई क्वेश्चंस है या और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं अगले 2 और 3 वीडियो में जो इसका बैलेंस है वो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।